नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाखा चौधरी और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम परिचय से पहचान तक, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे उन शख्सियतों से जिन्होंने अपने परिचय को अपनी पहचान में तब्दील किया और न केवल पहचान में तब्दील किया बल्कि अपनी पहचान को विशिष्टता की उस श्रेणी में ला खड़ा किया जहां पर वो लाखों हजारों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध न्यायविद चंद्रशेखर उपाध्याय जी, जिन्होंने न केवल न्यायिक मामलों में बल्कि एक सच्चे भारतीय नागरिक के तौर पर भी खुद को प्रूफ किया और एक सच्चे भारतीय नागरिक की जो कहावत हम कहते हैं कि हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, उस कहावत को सही मायनों में सिद्ध भी किया। इन्होंने न केवल न्यायिक मामलों में बल्कि भारतीयता के सभी प्रखर गुण इनमें मौजूद हैं, चाहे वो भारतीय संविधान के अनुरूप कार्य करने में हो या फिर मातृभाषा के लिए संघर्ष करने में हो। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपने विद्यार्थी जीवन से जो आपने कीर्तिमान रचना शुरू किया और एलएलएम करने वाले आप हिंदी माध्यम से देश के सबसे पहले भारतीय छात्र बने। ये जो कीर्तिमान आपने विद्यार्थी जीवन में रचा, इसके पीछे आपकी क्या प्रेरणा रही और क्या सोच रही आपकी इस फील्ड में अग्रसर होने की? जिस वर्ष मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता को हिंदी आंदोलन में जेल जाना पड़ा, तो माँ की गोद में ये सब कुछ देखा सुना। बचपन से ही हिंदी के लिए कुछ करो, ये अंकुर था मन में। मैं एलएलबी करता था आगरा कॉलेज में, तो हमारे यहाँ एलएलबी करने वाले जितने छात्र थे ग्रामीण परिवेश के छात्र होते थे और ग्रेजुएट स्नातक तो हिंदी पढ़ते थे। ना मैं तो पैदा था परिवार के संस्कार से, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हिंदी रोजी और रोजगार की भाषा बनेगी, उस सम्मान की भाषा बनेगी। उस समय विधि प्रवक्ता बनने के लिए 1974 में यह तय हुआ कि जो व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता होगा वो विधि प्राध्यापक बनेगा या एलएलएम होगा। एक 74 की व्यवस्था थी। 74 से लेकर 90 तक जो विधि प्राध्यापक थे उनके जो पुत्रियाँ होते थे वो एलएलएम पास होते थे या वही प्राध्यापक बन पाते थे। एक पीड़ा कहीं ना कहीं मेरे मन में थी। 90 में मैं आया। 90 में जब मैं आया तो मैंने देखा कि विधि की कक्षाओं में ज़्यादातर विद्यार्थी सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते थे। 80% ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी थे, जिन्होंने 6वीं कक्षा से अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। वो महंगी शिक्षा के कारण मध्यम वर्ग के विद्यार्थी थे जो अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ पाए। तो केवल अंग्रेजी के कारण वो क्या न्यायाधीश नहीं बन पाएंगे, क्या अच्छे अधिवक्ता नहीं बन सकते, या विधि प्राध्यापक नहीं बन सकते। तो मन में एक पीड़ा थी, तो एक संकल्प हुआ कि एलएलएम में हिंदी भाषा वैकल्पिक माध्यम बने। मैं स्पष्ट कर दूँ कि हमने कभी ये नहीं कहा कि हिंदी ही, हमने कहा हिंदी भी। ये हमारा मूल मंत्र था कि हम ये मानते थे कि बहस का मुद्दा जब नकारात्मक होगा किसी भी सकारात्मक परिणाम की प्रत्याशा व्यर्थ होगी। उत्तराखंड के एडिशनल जनरल रहते हुए सबसे कम उम्र के एडिशनल जनरल आप रहे और इस पद पर रहते हुए आपने 2004 में इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय में हिंदी का पहला शपथ पत्र दाखिल किया और वो दाखिल ही नहीं किया बल्कि उसको स्वीकृत भी कराया। इस कीर्तिमान के पीछे आपके जो संघर्ष रहे और क्या सोच आपकी रही, वो अगर आप बताएं। मैं जब उत्तर प्रदेश में न्यायाधीश के पद पर कार्य करता था तो उसके बीच में कुछ दिनों मैंने विद्यार्थियों को प्राध्यापक के रूप में पढ़ाया। मैं न्यायाधीश बना तो मैंने अपनी अदालत के बाहर एक बोर्ड लगाया था कि आप मेरी अदालत में केवल हिंदी भाषा में ही काम कर रहे हैं। 23 जुलाई 2000 को जब मैं उसके लिए जज था लखनऊ में, एक दिन में 253 बातों का निस्तारण मैंने किया। दुनिया में और देश में पहला कीर्तिमान था। उसी वर्ष 22 अक्टूबर 2000 को 210 केसों का एक ख्याति पंडित यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनके पास पहुँची
तिवारी ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम उत्तराखंड राज्य में आओ, इस राज्य में आकर कुछ विशेष करो। तो मुझे लगा कि हिंदी का जो मूल काम मैं कर रहा था इसमें कुछ किया जा सकता है। 24 अगस्त 2004 को मैं यहाँ का एडिशनल एडवोकेट जनरल बना और 12 अक्टूबर 2004 को अनिल चौधरी बनाम राज्य मुकदमा था। संयोग से व्यक्ति वो आगरा का ही था। तो कई प्रकार के प्रलोभन आए, बहुत सारी चीज़ें आई। मैंने सबको अस्वीकार करते हुए उस प्रतिशपथ पत्र को मैंने 15 दिन में लिखा, जबकि एक प्रतिशपथ पत्र लिखने में मुझे 1 दिन लगता था। 15 दिन मुझे लगे। मैं इलाहाबाद पहुंचा तो वहाँ जितने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता थे सब ने मुझे बहुत उपहास की दृष्टि से देखा। उस समय के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल थे उत्तर प्रदेश के, बाद में वहाँ के महाधिवक्ता मैंने उनको कहा कि ये प्रतिशपथ पत्र है। उन्होंने हिंदी में जब देखा तो एकदम बड़ा उन्होंने उपहास के रूप में मुझे देखा और बजाय हिंदी में बात करने के मुझसे पूछा कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर। तो मैंने कहा कि देयर आर लॉट ऑफ पर्सन्स बट आई एम वन ऑफ देम। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी आपको आती है, जब आपको अंग्रेजी आती है तो हिंदी का आग्रह क्यों? मैंने कहा आप नहीं समझ पाएंगे, मैं इस देश के लाखों करोड़ों उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ जिनको अपनी मातृभाषा में न्याय चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ फैसले कर रहे हैं। वो उत्तर हो गए थे, उनके पास जवाब देना था और उन्होंने उसको स्वीकार किया था। उसके बाद जब वो माननीय न्यायाधीश के सामने पहुंचा तो उनके लिए आश्चर्यजनक ये विषय था जो हिंदी में पहला प्रतिशपथ पत्र वो दाखिल हुआ है। उन्होंने उसको पढ़ा और सबसे सुखद बात ये थी 2000 में उत्तराखंड बना, 2001 में, और 2004 में ये प्रतिशपथ पत्र दाखिल हुआ। ये उत्तराखंड के गठन के बाद पहला मामला था जो वापस हुआ, नॉट प्रेस हुआ, क्योंकि जितने अधिवक्ता थे उन्होंने मुवक्किल को समझाया कि आप मुकदमा जीतोगे। जब उसने हिंदी में पढ़ा तो उसको लगा कि मुकदमा मैं नहीं जीत सकता हूँ। तो उत्तराखंड के गठन के बाद ये पहला मामला था सरकार के खिलाफ जो वापस हुआ। ये भी एक उपलब्धि है कि हिंदी के कारण से, क्योंकि न्यायालय में के कटघरे में खड़ा या न्यायालय में खड़ा गरीब बात कर रही है और जानना चाहता है कि उसके विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में क्या कहा, विद्वान न्यायाधीश ने क्या सुना, क्या समझा, क्या देखा। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता अंग्रेजी के कारण से। तो न्याय के मार्ग में भाषा अवरोध बन गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि आपने न्यायाधीश रहते हुए लगभग 6 घंटे में 217 वादों का निस्तारण किया और लगभग 19 महीने में आप समझिए कि 3778 से अधिक वादों का निस्तारण आपके द्वारा किया गया और सबसे अधिक राजस्व वसूली का जो रिकॉर्ड है वो भी आपके नाम दर्ज है। इसके पीछे क्या यही वो कार्यकाल था जिस बीच आपने ये कमी महसूस करी कि जो आम आदमी है उस तक उसकी जो समस्या है वो ऊपर तक सिर्फ इसीलिए नहीं पहुंच पाती या वो केवल इसीलिए पीछे रह जाता है कि जो वकील उसको बताता है वो उतना ही समझ पाता है, केवल इस वजह से कि हिंदी जो राजभाषा है वो कार्य जो पूरा संगत है उसमें उपस्थित नहीं है और इंग्लिश अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक है, यही हम चाहते हैं और मैं बड़ा स्पष्ट कह दूँ कि हम केवल हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में इसमें 22 भाषाएँ हैं जिनकी हमारे तरफ है, उन भाषाओं में भी न्याय हो। भारत का अनुच्छेद 348 का खंड का 1 का उपखंड का वो ये व्यवस्था करता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और 25 उच्च न्यायालयों में संपूर्ण कार्रवाई केवल और केवल अंग्रेजी में होगी। लेकिन उसका जो उपखंड 2 है वो ये कहता है कि यदि वहाँ का राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति की आज्ञा से वहाँ बाद कार्रवाई प्रारंभ हो सकती है। यही आग्रह हमने उत्तराखंड में किया था। 348 से पहले की स्थिति को मैंने उत्तराखंड में बहाल करा दिया, क्योंकि हम ये कहते हैं अभी एक बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य है और देश नहीं जानता। फरवरी 1950 में और 1971 में राजस्थान, 71 में उत्तर प्रदेश
71 में मध्य प्रदेश और 72 में बिहार में हिंदी में कार्रवाई करने की बात कही गई। ये केंद्र सरकार का एक आदेश था। जब मैं सारे देश में प्रवास कर रहा था, उन चारों राज्यों में कहीं मुझे हिंदी मिली नहीं, कहीं नहीं मिली। हमारा ये कहना है, अभी 5 अप्रैल 2015 को देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन तमिलनाडु में हुआ। वहाँ के मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने ये कहा कि मद्रास हाईकोर्ट में तमिल भाषा में काम होना चाहिए। 2012 में नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। उन्होंने कहा कि गुजरात की हाईकोर्ट में गुजराती में काम होना चाहिए। सारे देश में जब हम जाते हैं तो वहाँ एक भ्रम फैलाया जाता है कि हम लोग हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी की बात नहीं है। हम लोग ये कह रहे हैं कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं जिनकी लिपि हमारे पास मौजूद है, पश्चिम बंगाल में बंगला में काम हो, पंजाब में गुरमुखी में काम हो, वहाँ की मातृभाषा में काम हो, और जो हिंदी पट्टी है वहाँ की हाईकोर्ट में हिंदी में काम हो। अब विषय बचता है 349 का। अनुच्छेद 349 ये कहता है कि भारत का संविधान लागू होने के 15 वर्ष के भीतर इस भाषा, ये हम संशोधन इसको करेंगे। ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 की तरह एक अस्थायी व्यवस्था है। तो हमें 15 का मतलब हुआ कि 1965 में 348 में संशोधन करना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। यही हम देश से मांग कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि एक पंक्ति का संशोधन देश में होना है, वहाँ की मातृभाषा में, वहाँ के न्यायालयों में काम प्रारंभ हो। तो ये जो तथ्य आपके द्वारा दिया गया, आपका कहना है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो भी अस्थायी नियम जो संविधान में मौजूद हैं वो उसको हटाएंगे। और इसी में 370 शामिल था और इसी में 348 शामिल था। 370 को हटा दिया गया और 348 जो कि हर 15 साल बाद उसमें संशोधन होना चाहिए और नहीं हुआ, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कहा गया था कि होगा। और अभी फिलहाल प्रदेश से लेकर केंद्र में सरकार है और आरएसएस के मत की सरकार है और आप स्वयं भी आरएसएस से जुड़े हैं, उसके बाद भी हिंदी के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भारत का अभियान है, भारत के लिए। इसमें भारत की शक्ति है, भारत की ऊर्जा है, भारत की चेतना है, भारत की गति है, भारत का तत्व है, भारत का तेज है, भारत का त्याग है, भारत का तप है, भारत का तारुण्य है, भारत की तीव्रता है, भारत की तितिक्षा है, भारत का तीखापन है। ये किसी दृढ़ विशेष का आंदोलन नहीं है, ये भारत के लिए आंदोलन है। अब जो आपने प्रश्न किया, ये 15 वर्ष नहीं, इसमें स्पष्ट ये था कि भारत का संविधान लागू होने के 15 वर्ष के भीतर इसे समाप्त किया जाएगा। 1965 में हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया। 2012 में नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रस्ताव भेजा और नहीं हो पाया। हम भी कहें तो अब हम करें क्या, हमारे क्या हमारे सामने, तो हमारे पास लाखों हस्ताक्षर थे। अभी 27 प्रांतों में हमारी पूरी कार्यकारिणी है, प्रांत प्रमुख हैं। 40 लाख नहीं, अभी 77 लाख हस्ताक्षर है हमारे पास। उससे पहले हमारे पास करीब हमने 9.5 लाख हस्ताक्षर थे हमारे पास। और जनवरी 21 2019 को हमने हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया। कोविड आ गया, ऑनलाइन हुआ। 77 लाख हस्ताक्षर हमारे पास देश में है। 2 करोड़ का लक्ष्य है। जब ये हस्ताक्षर हमें प्राप्त होंगे तो अन्ना हजारे के साथ उनसे मोदी जी को सौंपेंगे और उनको स्मरण कराएंगे कि ये आपका वचन था, इसको आप पूरा किया है। इतना जी बिल्कुल। इसके बाद सर, अगर हम आपकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो देश के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक न्याय मित्र जो पुरस्कार है वो आपको मिला, और इस पुरस्कार को सर जब वापस करना पड़ा, जो इतने संघर्षों से आपने प्राप्त किया, और जब उसको वापस करना पड़ा और वापस करने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या सरकार उस पुरस्कार को वापस करने का जो मान है वो रखेगी, और कितना संघर्ष आपके सफल हो पाएंगे? देखिए, सरकार की बात तो सरकार बताएगी। मुझे तो इतना कहना है कि जब मैं
न्यायाधीश के नाते अदालत में बैठता था, तो जो मेरे सामने मजबूत बातकारी होता था, जब मैं उसकी भाषा में उसको न्याय नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे न्याय मित्र कहने का और न्याय में पुरस्कार रखने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए मैंने उसको वापस किया। उत्तराखंड के बाद सर हरियाणा में भी अब जो सारी जो कार्य संगत भाषा है उसको हिंदी रखा गया है। इस उपलब्धि के बाद आपको कैसा लगा कि आपकी जो मुहिम है वो सफल हो रही है, उत्तराखंड के बाद हरियाणा में सफल हुई, इसके बाद आपको कैसा लगा? हमारे प्रयत्न थे, मैंने सारे विधायकों से हस्ताक्षर दिए, उनके पास एडवोकेट जनरल को मैं कहा, खट्टर जी को मैं मिला, और अभी उन्होंने जिला न्यायालयों में किया है। ये काम तो यहाँ भी हो सकता है। 2005 में हरिद्वार के कुछ अधिवक्ताओं ने एक जो एचडीएस की परीक्षा दे रहे थे, उनको हिंदी के कारण से बैठने की अनुमति नहीं मिली, तो उन्होंने एक याचिका दाखिल की नैनीताल हाईकोर्ट में। उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे मिस्टर जोसेफ, उनका फैसला ये आया कि अंग्रेजी न जानने वाला जिला जज बनने की योग्य नहीं है। मुझे बहुत इस बात से पीड़ा हुई। उनका एक कार्यक्रम था 15 दिन बाद जिला कचहरी में, तो मैं भी राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल था एडिक्शन, इस नाते मैं भी मंच पे था, मुझे बोलने का अवसर दिया गया। मैंने कहा कि मैं आज उस समारोह के मंच पर उपस्थित हूँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरे लिए शर्मनाक है। यहाँ के न्यायाधीश ने ये नहीं कहा कि हिंदी में जानने वाला जिला जज बनने की योग्य नहीं है, और मैं इस समारोह का बहिष्कार करता हूँ। तो मुख्य न्यायाधीश एकदम आवेश में आए, उसके चले गए। जिला जज वगैरह सब एकदम परेशान हो गए कि आपने क्या कहा क्या नहीं कहा, और मेरी दिक्कत हो जाएगी। बाद में उन्होंने मुझे बुलाया और नाराज नहीं हुए। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा बोला, और मैं अगली बार जब आऊँगा तो हिंदी में ही भाषण दूँगा। मैंने कहा सर, मेरी पीड़ा ये है कि ये सब किसानों के बच्चे हैं, ये सब मध्यम वर्गों के बच्चे हैं, आपको गाँवों का कष्ट नहीं मालूम। 6वीं कक्षा में सहारनपुर में आप बच्चा ABCD पढ़ता है। हम शहरों में रहते हैं, आप शहरों में रहते हैं, अभिजात वर्ग के लोग हैं। मध्यम वर्ग का व्यक्ति अगर 3 बच्चे उसके हैं तो कॉन्वेंट में नहीं पढ़ पाता। ये सब किसानों के बच्चे हैं, इनको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी, अब अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगली बार मैं जब मैं आऊँगा तो हिंदी में भाषण दूँगा, लेकिन वो बदल नहीं आ पाए। बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और वहीं से रिटायर हुए। ये है पीड़ा। आपको क्या लगता है सर, आगे की योजना क्या है, और आपको क्या लगता है कि देश की न्यायिक व्यवस्था को और भी अधिक समृद्ध बनाने के लिए, और भी अच्छे से काम कराने के लिए, और लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए आपकी जो मुहिम है हिंदी भाषा को न्यायपालिका के हर कार्य व्यवस्था में लागू कराने की, ये मुहिम कहाँ तक चलेगी और कितनी सफल और कितने लोगों को आप इसमें जोड़ पाएंगे अपने से? देखिए, फैसले जितने बड़े होते हैं, इम्तहान उतने कड़े होते हैं। फैसले जितने बड़े होते हैं, इम्तहान उतने कड़े होते हैं। हम तो 30 साल से लड़े रहे हैं सबसे, सारे देश में हम लोग गए हैं। अभी हमारी बात को सुना जा रहा है। हिंदी के आंदोलन के साथ हुआ क्या कि वो व्याकरण से शुरू हुआ, उच्चारण पे आया, साहित्य पे आया, पुरस्कार पे आकर समाप्त हो गया। हमने ये कहा कि हिंदी और भारतीय भाषाएं जब तक रोजगार की भाषा नहीं बनेगी, वो सम्मान की भाषा नहीं बनेगी। तो पहले हमने उच्च शिक्षाओं में हिंदी को लागू किया। न्याय का क्षेत्र मेरा था। मुहिम के अंतर्गत मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक लक्ष्य ये रखा था, एक नारा दिया था, संकल्प बन गया हमारा, एक परिवार से एक ही हस्ताक्षर। तो 77 लाख को हम यदि 4 गुना करते हैं तो 2.5 करोड़ लोग मेरे पास हैं इस समय देश में, जो सीधे अभियान को समर्थन दे चुके हैं। और इस देश में लगभग मैं ऐसा मानता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, अभी मैं कोविड से पहले जनवरी में मेरा जोधपुर में एक बिजली संस्थान में व्याख्यान था। अभी तो मैं बोलने में कठिनाई है, इसलिए साथ नहीं बोल पा रहा हूँ। तो व्याख्यान जब मेरा समाप्त हुआ तो बिजली के जो विद्यार्थी मेरे पास आए उसी संस्थान के, उन्होंने कहा कि साहब हमारे आप गाँव आइए। मैंने कहा क्यों? उनका आप हिंदी का विषय रखिए। तो मैंने कहा मुझे तो जैसलमेर जाना है, वहाँ एक मुझे बोलना है हिंदी पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप 2 दिन का समय दीजिए, आप हमें गाँव आए। तो मैं उनके गाँव में 2 दिन बाद गया। 2 दिन के कौम पर एक जो वहाँ पे 12 बीघा का खेत होता था, मैदान था, खचाखच भरा हुआ था,
15-20 हज़ार किसान वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम आपको कई साल से तलाश रहे थे कि देश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमारी लड़ाई बिना स्वार्थ के लड़ रहा है। मैं उनके बीच में बोला। उसके बाद राजस्थान में मेरी 12 सभाएँ तय हुई। जहाँ मैं गया 5,000 से लेकर 10,000 किसान मुझे मिले। सब ने कहा, तो एक पत्रकार मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि भाजपा की सरकार यहाँ पे नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, तो क्या आप इसलिए आप आए हैं? तो मैंने कहा कि हमारा अभियान इतना सस्ते विचारों का नहीं है, ये भारत का अभियान है, भारत के लिए अभियान है, नंबर 1। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि इसमें कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं। मैंने कहा सारे किसान हैं, सब किसान हैं और सब हिंदुस्तान है। जो ये हिंदुस्तान की लड़ाई है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 77 लाख हस्ताक्षर हमारे पास मौजूद हैं, न केवल भारत में। हम इसको, इस अंग्रेजी को मैनचेस्टर और चेस्टर तक ले गए हैं। मैनचेस्टर और चेस्टर की धरती पर हम शहर में, कैम्पटी शहर में लगभग हमारे पास इस समय 12,000 हस्ताक्षर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में, न्यूयॉर्क में, टेक्सास में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत के बाहर भी हम लोग गए हैं। हम वहाँ जो अंग्रेजी जहाँ से आई थी, वहाँ उसको छोड़ आए हैं, अपनी माँ हिंदी को ले आए हैं वापस। तो वहाँ जो भारतीय रह रहे हैं वो भी अभियान चला रहे हैं। अमेरिका में चल रहा है, कनाडा में चल रहा है, सारे देशों में चल रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश की जो सारी टीम है, 27 राज्यों में हम लोगों की पूरी टीम काम कर रही है। 77 लाख हस्ताक्षर हमारे पास मौजूद हैं देश विदेश के। इसको 4 गुना करते हैं तो ये करीब 3.25 करोड़ का असर रहता है। सारे देश का समर्थन है, सारा देश मेरे साथ है। लेकिन हम एक प्रतीक के तौर पर 2 करोड़ हस्ताक्षर दे जाना चाहते हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, एक प्रधानमंत्री संसद का विशेष सत्र बुलाएं, संपूर्ण संसद सामूहिक संकल्प पारित करे और 348 में संशोधन करे कि नहीं, इसमें अंग्रेजी, हिंदी और भारतीय भाषाओं में भी निर्णय पारित होंगे। ये है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रसिद्ध न्यायविद चंद्रशेखर उपाध्याय जी, जो मातृभाषा हिंदी को न्यायिक भाषा बनाने की मुहिम में न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी संघर्ष अपना जारी रखे हुए हैं। और इनकी मुहिम है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और भी अधिक प्रगाढ़ करने में हिंदी राजभाषा के रूप में और अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जब वो लागू होगी तो लोकतंत्र और भी अधिक आगे बढ़ेगा भारत का। ऐसे ही आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए अनंत समाचार के साथ। नमस्कार।